एडजॉर्प्शन मतलब इसका मीनिंग हुआ हिंदी में अधिशोषण, अधिशोषण। ओके क्या होता है परिघटना, आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने देखा कि सरफेस केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है, अधिशोषण में, उत्प्रेरक में और कोलाइडी अवस्था के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं कौन सा, पर अधिशोषण वाला पार्ट यहाँ पर हमने प्रारंभ किया है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अधिशोषण के प्रकार। 2 प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, अधिशोषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे फिर हम यहाँ पर, फिर उसके बाद में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे और अधिशोषण के अनुप्रयोग यहाँ पर हमें पढ़ेंगे कि ये इसका उपयोग क्या होता है, और इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 इसका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहले हम प्रारंभ करें कि अधिशोषण की जो परिघटना होती क्या है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर दे रखा अधिशोषण। ठीक है भाई, अधिशोषण में हमें यहाँ पर 2 चीजें मिलेगी, कौन कौन सी, एक तो एक ठोस सतह आपके पास में यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एब्जॉर्बेंट कहते हैं, या इसको हिंदी में बोलेंगे अधिशोषक कहेंगे। अब ये क्या बच्चों यहाँ पर अधिशोषक है, और ये वो पदार्थ है जो अपनी सतह पर अन्य पदार्थों को क्या करेगा, चिपकाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है अधिशोषक कहलाता है। तो नोट किया हमने यहाँ पर अधिशोषक, और इसकी सतह पर जो कण आके चिपकते हैं, और इस सतह पर जो कण आके चिपकेंगे उन्हें हम यहाँ पर अधिशोष्य कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, का लिखा हमने यहाँ पर अधिशोष्य मतलब एब्जॉर्बेट, और जिस पे चिपकते हैं वो कहलाता है बच्चों यहाँ पर एब्जॉर्बेंट कहलाता है। राइट, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ पर चिपकते हैं, आगे वहाँ पर बॉन्डिंग करते हैं, वापस से चिपक जाते हैं। इस परिघटना को यहाँ पर अधिशोषण का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो परिघटना है इसे बोला जाता है क्या, यहाँ पर अधिशोषण, अधिशोषण। ओके, ध्यान रखेंगे अधिशोषक की सतह पर हमें अधिशोष्य पदार्थ को चिपकाना है, अंदर उसके अंदर अधिशोष्य पदार्थ प्रवेश कभी भी नहीं करेंगे। राइट, आगे चलें, ये तो होगा अधिशोषण की परिभाषा। परिभाषा के बाद में हमने एग्जाम्पल देखा कि रंजक कपास के रेशों सकृत कार्बन आदि पर अधिशोषित हो जाते हैं। कार्बन है, ठोस अवस्था में कार्बन लिया, उस पर जो कलर है रंजक है, कपास के जो रेशे होते हैं वो उसके ऊपर आके चिपक सकते हैं। चारकोल के संपर्क में रखी अमोनिया गैस, चारकोल आपके पास में रखा है, उसकी जो अमोनिया गैस है जिसको हमने छोड़ दिया तो सतह पर क्या होगी बच्चों पर अधिशोषित हो जाती है। सक्रिय कार्बन के संपर्क में रखा हुआ ऑक्सिलिक अम्ल इस प्रकार के अधिशोषित होने के एग्जाम्पल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। आगे चलें बच्चों, यहाँ पर मुझे कुछ एग्जाम्पल में के साथ साथ यहाँ पर चित्र भी दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो बाउंड्री बनी हुई है ये अधिशोषक की है, और अधिशोषक की सतह पर हमने चिपका रखा है किसको, अधिशोष्य पदार्थों को चिपका रखा है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ चिपके हुए हैं, इस परिघटना को हम यहाँ पर अधिशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अधिशोषण इसको कहते हैं। एडजॉर्प्शंस या एब्जॉर्प्शंस की बात करें, जो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो अधिशोषक है उसकी सतह पर तो हमें मिलेंगे सही है ना, सतह से क्या हुआ, सतह से ही सतह से होते हुए अधिशोषी पदार्थ इसके अंदर की तरफ चले गए हैं। ठीक है, मतलब अधिशोषक जो पदार्थ है उसकी सतह पर हमें कोई पदार्थ यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, वो उसके अंदर की सतह पर यहाँ पर जाके रम गए, समावेशित हो चुके हैं। इस परिघटना को हम बोलते हैं बच्चों क्या, यहाँ पर उसको बोलते हैं अवशोषण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हम अवशोषण कहते हैं। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखते हैं, ये अपने पास में जो यहाँ पर लेयर दिखाई दे रही है ये अधिशोषक पदार्थ की है, और इस अधिशोषक पदार्थ के सतह पर भी यहाँ पर अधिशोषी पदार्थ जमा है, और उसके अंदर भी यहाँ पर अधिशोषी पदार्थ क्या हो गए, जमा हो जाते हैं। तो अधिशोषक की सतह पर भी साथ में अंदर भी यदि अधिशोषी पदार्थ चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों पर शोषण कहते हैं। ठीक है, शोषण बताइए, शोषण किया इसने यहाँ पर, उसको सोख लिया, जिसको बोल सकते हैं आप सोखना, है ना। तो शोषण का मीनिंग क्या हुआ, सोखना, सोखना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्पंज वगैरह, स्पंज के अंदर हम पानी डालेंगे तो स्पंज की सतह पर भी पानी हमें मिलता है, और जो पानी है वो स्पंज की सतह के अंदर भी चला जाता है, तो क्या सोखने वाली प्रक्रिया पर दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के बीच में हमने यहाँ पर विभेद कर दिया है। हमें मुख्य रूप से पढ़ना है किसके बारे में, अधिशोषण के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना होगा। आइए चले आगे।
धनात्मक तथा ऋणात्मक अधिशोषण के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि धनात्मक क्या होता है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं नंबर 1 पर कौन सा है बच्चों, यहाँ पर धनात्मक है। यह दिया जा रहा है कि विलयनों से ठोस द्वारा अधिशोषण की स्थिति में मुख्यतः विलय ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं। ठीक है, ठोस अधिशोषक की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं, जिसमें विलय की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर स्थूल की अपेक्षा अधिक होती है, इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। इसलिए जब अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य की सांद्रता इसके स्थूल में सांद्रता से अधिक होती है तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है, हमने इसको एक बार रीड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास में कोई भी विलयन है, ओके, कोई भी आपने विलयन तैयार कर रखा है, विलयन में क्या होगा, विलायक भी होगा, विलय भी होगा। ठीक है, विलयन से ठोस द्वारा अधिशोषण की स्थिति में मुख्यतः विलय ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास में एक ठोस सतह है और आपने यहाँ पर एक विलयन बना रखा है। इस विलयन में विलय भी है, विलायक भी है और आपने इस विलयन को इसके ऊपर डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, विलयन में से मात्र जो विलय पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, इस ठोस अधिशोषक की सतह पर वो चिपकने लगते हैं या अधिशोषित होने लगते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमने देखा कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित पदार्थ यहाँ पर जमा होने लग जाएंगे, जिससे विलय की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर स्थूल की अपेक्षा अधिक होती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो अधिशोष्य पदार्थ होंगे उनकी सांद्रता क्या होगी, यहाँ पर अधिक जमा होने लगेगी इसकी तुलना में, विलयन की तुलना में। तो विलयन में यहाँ पर कम होने लगेंगे कौन, अधिशोष्य पदार्थ। वो कहाँ अधिशोषित हो चुके हैं, वो ठोस अधिशोषक की सतह पर अवशोषित हो चुके हैं। इस प्रकार के अधिशोषण को या हम धनात्मक अधिशोषण के नाम से जानते हैं। राइट, आइए चलते आगे ऋणात्मक की बात करें। अधिशोषक द्वारा विलयन से विलायक अधिशोषित होते हैं, जिससे प्रारंभिक सांद्रता की अपेक्षा विलयन की सांद्रता बढ़ती है, तो इसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, जस्ट उल्टा, यहाँ पर अपने पास में अधिशोषक पदार्थ है, आपने यहाँ पर विलयन को डाला है ना, तो यहाँ से क्या विलय भी है प्लस विलायक भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर विलय को छोड़कर जो विलायक वाला पार्ट है, विलय वाला पार्ट है, वो यहाँ पर अधिशोषित हो जाता है सतह पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर विलायक की मात्रा बढ़ने लगती है, विलय की मात्रा यहाँ पर हमें कम दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने नोट किया। इसलिए यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता स्थूल में सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, इसे ऋणात्मक अधिशोषण के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, कहने का मीनिंग ये हुआ कि दो प्रकार का अपने पास में अधिशोषण था, जिसमें हमने दोनों तरफ क्या किया, दोनों प्रकार के विलयन में हमने यहाँ पर ठोस अधिशोषक डाल दिया है। तो जो ठोस अधिशोषक को डालते हैं तो क्या होगा, एक तरफ विलय चिपकते हैं, एक तरफ क्या हो रहा है बच्चों, विलय यहाँ पर चिपक रहा है। ठीक है, अधिशोषक की सतह पर यदि विलय चिपकेगा तो धनात्मक, विलय चिपकेगा तो धनात्मक होगा, तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से दो प्रकार का हमने अधिशोषण का अध्ययन किया। अब आगे चले बच्चों, यहाँ पर आगे देखिए, जो अधिशोषण की जो परिघटना होती है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, भौतिक रासायनिक में क्या अंतर है, जब किसी अधिशोषक पदार्थ पर है ना, मान के चलते हैं अपने पास में कोई अधिशोषक पदार्थ है और इस पर कौन आएगा, इस पर आ जाते हैं अधिशोष्य पदार्थ, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अधिशोषक जो सतह है और अधिशोष्य जो आगे चिपकेगा, दोनों के मध्य एक बंध बनता है, इसको बोलते हैं वान डेर वाल्स बंध कहते हैं। ठीक है, यह विशिष्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं कि भाई किसी पर्टिकुलर अधिशोष्य पर पर्टिकुलर यहाँ पर शोषक ही चिपकेगा, कोई भी यहाँ पर आकर बंध बना सकता है शोषक से और वो यहाँ पर सतह पर चिपक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब एक बार चिपका तो वापस वो फिर भी हो सकता है, क्योंकि एक लेयर बनेगी और यहाँ पर दूसरी लेयर इसके ऊपर बनेगी। ये जो दूसरी लेयर है वो अधिशोषक के ऊपर नहीं है, वो तो अधिशोष्य के ऊपर बनी है, अतः बंध दुर्बल होगा तो वापस ये टूटने की प्रक्रिया चलती रहेगी, तो ये उत्क्रमणीय हो सकता है। ये गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण आसानी से हो जाता है। गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा, जो गैस आसानी से द्रव में परिवर्तित हो सकती है अर्थात उनके मध्य वान डेर वाल्स बल क्या होगा, वान डेर वाल्स बल का मान यहाँ पर अधिक होगा, और वही गैसें जो आसानी से द्रवित हो सकती है वही अधिशोषक की सतह पर क्या होगी, आसानी से अधिशोषित हो पाती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बनने वाला बंध है वो वान डेर वाल्स बंध है, जो दुर्बल प्रकार का होता है। कितना होता है इसकी ऊर्जा, 4 से 40 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इन्हें यहाँ पर ऊष्मा बहुत कम मात्रा में निकलती है, क्योंकि बंध की जो प्रवृत्ति है वो दुर्बल होती है। यहाँ पर इसके लिए निम्न ताप उपयुक्त होता है। ये ताप बढ़ने के साथ घटता है, ताप कम होगा तो बंध आसानी से बन जाएंगे अधिशोषक से, ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषक से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बंध वापस टूटने लगेगा,
और अधिशोषण यहाँ पर कम होने लगता है। तो आपको देखिए ग्राफ में दे रखा है कि x/m क्या है, x/m होता है अधिशोषण की मात्रा कि आपने वहाँ पर कितना अधिशोषण वहाँ पर किया। तो x/m यहाँ पे क्या होता जा रहा है बच्चों पर, कम होता जा रहा है यदि आप वहाँ पर तापमान को बढ़ाते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की परिघटना यहाँ पर कम होती जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो जो रासायनिक में क्या देखा है कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनेंगे किससे, अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य में। नेक्स्ट ये विशिष्ट होता है, मतलब ये पर्टिकुलर शोषक, पर्टिकुलर शोष्य, पर्टिकुलर अधिशोषक पर ही वहाँ पर जमा होगा। ठीक है, हर एक के ऊपर हम इसको जमा नहीं कर सकते हैं। ये उत्क्रमणीय नहीं होता है, एक बार बॉन्डिंग बन गया तो बॉन्डिंग बनने के बाद वो फ्री वहाँ से नहीं हो पाते हैं। ये गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जो गैस आसानी से क्या होती है बच्चों पर अधिशोष्य पर अधिशोष होती है वो यहाँ पर आगे जमा हो सकती है। यहाँ पर रासायनिक बंध बनता है तो निकलने ऊर्जा का मान भी क्या होता है यहाँ पर हमें अधिक मिलता है। ठीक है, 40 से 400 किलो जूल यानी रासायनिक बंध यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके बाद देखिए हमें इसके लिए उच्च ताप उपयुक्त होता है। ये ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है बढ़ने लगता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर तापमान पर क्या होता है बच्चों, x/m की वैल्यू ज़्यादा होती है और इस पर्टिकुलर तापमान से यदि आपने तापमान को फिर बढ़ाया तो x/m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर पुनः कम होने लग जाती है। ठीक है, तो एक उच्च तापमान इसके उपयुक्त होता है क्योंकि उससे भी उच्च आप तापमान देंगे तो x/m की वैल्यू यहाँ पर कम होने लगती है। ठीक है, ये वो आपके पास में अधिशोषण के प्रकार भौतिक और रासायनिक, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इस टेबल को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे चलें, टेबल में आगे दे रखा है कि यहाँ पर जो भौतिक जो अपने पास में अधिशोषण था उसमें सेकंड ऊर्जा की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है, एक्टिवेशन ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वहाँ पर आवश्यकता होती है। उच्च दाब पर होता है, उच्च दाब के घटने पर विशोषण होता है। तो उच्च दाब पर अधिशोषण की परिघटना होगी, उच्च दाब यदि आप कम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर विशोषण मतलब वो दूर वापस जाने लग जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना अधिक वहाँ पर अधिशोषण होता है। उच्च दाब के अंतर्गत अधिशोषक की सतह पर बहुपरत का निर्माण हो जाता है। बहुपरत मतलब यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में क्या होगा, एक यहाँ पर अपने पास में अधिशोषी पदार्थ है इस प्रकार से। ठीक है, इस पर एक परत बनाई हमने, यहाँ पर अधिशोषक पदार्थ जमा हुए, पहली परत, फिर पहली परत के ऊपर दूसरी परत बनेगी, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी परत बनेगी, इस प्रकार से परत यहाँ पर बनती जाती है। तो ये मल्टी लेयर होती है और यहाँ पर इस प्रकार से बंध बनते रहते हैं। यहाँ पर देखें रासायनिक के अंदर सेकंड ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर होती है। जब तक सेकंड ऊर्जा नहीं मिलेगी जब तक पुराने बंध टूटेंगे नहीं और नए बंध यहाँ पर बनेंगे नहीं। ठीक है, तो नए बंध बनाने के लिए हमें एक्टिवेशन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह भी उच्च दाब पर होता है। दाब के घटने पर क्या होता है, अणु वापस भागने लग जाते हैं। ठीक है, भागते नहीं है ना, मतलब एक बार जो बंध बन गया वो बन गया, क्योंकि प्रबल बंध था, दाब घटाओगे तो यहाँ पर अणु भागेंगे नहीं, यहाँ पर विशोषण नहीं होगा। यह भी समान ही होता है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना अधिशोषण यहाँ पर हमें अधिक मिलेगा। यह एक अणु परत का निर्माण करता है, मतलब यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो अधिशोषी पदार्थ होगा उसके ऊपर मात्र एक ही परत बनेगी। क्यों? क्योंकि जो रासायनिक बंध बनना है वो मात्र अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के मध्य बनता है। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड हमने बना देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ अब यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसके ऊपर एक परत और बना दूँ, एक परत और बना दें तो वहाँ पर अधिशोषक तो खत्म हो चुका है क्योंकि तो ढक दिया आपने। तो ऊपर वहाँ पे क्या होगा, ऊपर वहाँ पर केमिकल बॉन्ड वापस नहीं बनेगा अधिशोषक, क्योंकि वो तो कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में दोनों प्रकार यहाँ पर। ओके, अब आगे चलें बच्चों, आगे हम यहाँ पर देखते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कि अधिशोषण कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा, कौन कौन से यहाँ पर कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों अधिशोषक की प्रकृति और पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम जानते हैं कि अधिशोषक की प्रकृति होनी चाहिए वो जनरली ठोस होना चाहिए। ये ठोस होगा तो उस पर अधिशोषण की परिघटना ज़्यादा होगी, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर अधिशोषण की परिघटना में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि सतह ध्रुवीय है या सक्रिय है अर्थात सतह पर कुछ सक्रिय समूह उपस्थित है तो यह अधिशोषण के लिए उपयुक्त होता है। इसी प्रकार यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होगी, अर्थात महीन चूर्ण पदार्थ में दृढ़ छोटे रूप की अपेक्षा अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, महीन चूर्णित पदार्थ में दृढ़ छोटे रूप की अपेक्षा अधिशोषण की परिघटना क्या होती है, अधिक होती है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपने यहाँ पर चूरा लिया ठोस का, तो आपने यहाँ पर दृढ़ लिया, तो सबसे अधिक अधिशोषण कौन करेगा, यहाँ पर दृढ़ पदार्थ करता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अधिशोष्य की प्रवृत्ति। ठीक है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, ये प्रवृत्ति है ना, प्रकृति
करती है, राइट। अब देखिए जो ऊपर से आ रहा है अधिशोषण के लिए उसकी प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए, चाहे अधिशोष्य कोई गैस हो या विलयन में कोई भी विलय उपस्थित हो तो कारक जैसे संरचना तथा अणुओं का आकार एवं कुछ भी ध्रुवीय समूह की उपस्थिति अधिशोषण को प्रभावित करती है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास अधिशोष्य कुछ भी हो, चाहे गैस हो या विलयन में उपस्थित कोई विलय पदार्थ हो, ठीक है, यदि वो ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय वाले वहाँ पर अधिशोष्य के साथ में क्या होंगे बच्चों, अधिशोषक के साथ में अधिशोषित हो सकते हैं। मतलब कहने का मीनिंग हुआ कि बंध बनाने के लिए यहाँ पर दोनों को की प्रवृत्ति ध्रुवीय होगी तो वहाँ पर अच्छा बंध बनेगा। ताप, बच्चों ताप पे आते हैं क्योंकि अधिशोषण की प्रक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा क्या होती है पर निकलती है, इसलिए ली चैटलर प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार अधिशोषण की मात्रा ताप में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। ताप बढ़ाओगे तो बंध टूटेगा, बंध टूटेगा तो अधिशोषण की घटना कम होती जाती है। भौतिक अधिशोषण की स्थिति में ताप वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा क्या होती है भाई, XIM क्या होती है वहाँ पर घटने लगती है। जितना ज़्यादा आप ताप बढ़ाएंगे वहाँ पर अधिशोषण की परिघटना जिसको हम XIM बोलते हैं वो यहाँ पर कम होने लगती है। लेकिन यही उल्टा है कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर यदि हम रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित हाई तापमान पर XIM की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम तापमान करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, वापस वहाँ पर XIM की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे। आगे चलें, ये भी हमने नोट कर ही लिया, ये भौतिक अधिशोषण है। XIM की मात्रा तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, जल्दी कम होती जा रही है। यहाँ पर हम देखें केमिकल के अंदर यहाँ पर एक निश्चित तापमान पर अधिशोषण की घटना ज़्यादा है और इसका तापमान हमने और बढ़ जाए, इस तापमान से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो XIM का मान यहाँ पर कम होने लगता है। ठीक है, ये हुआ अपने पास में। नेक्स्ट में बात है सांद्रता या दाब। अधिशोष्य की सांद्रता या दाब में वृद्धि करने पर अधिशोषण क्या होता है बच्चों पर बढ़ने लगता है। जितना अधिक अधिशोष्य होगा और उसका हम दाब बढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, दाब बढ़ने पर अधिशोषण की परिघटना आपको ज़्यादा दिखाई देगी। अधिशोषण की मात्रा का दाब के साथ ठीक परिवर्तन को फ्रेंडलिक तथा लैंगमुयर समतापी द्वारा विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर लैंगमुयर ने साइंटिस्ट है और फ्रेंडलिक ने यहाँ पे बताया कि जितना दाब आप बढ़ाएंगे उतना ही XIM का मान यहाँ पर बढ़ने लगता है। ठीक है, वही देखते हैं कुछ क्या बोलते हैं समतापी में, देखते हैं जब आपका तापमान यहाँ पर समान हो किसी निश्चित ताप पर, एक ताप हमने फिक्स कर दिया है। XIM क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा होती है। अधिशोषक के प्रति इकाई भार में अधिशोषित मात्रात्म तथा साम्य सांद्रता या दाब के मध्य संबंध के अधिशोषण समतापी कहते हैं। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ सांद्रता और दाब के मध्य क्या किया, XIM का रिलेशन बना के हमें यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यह दाब, ये ताप और दाब के फलन के रूप में XIM के निर्धारण द्वारा प्रयोग रूप से प्राप्त होता है। ऐसे दो समतापी मूलानुपातिक संबंध नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कौन सा है बच्चों, ये XIM का मान रखा है यहाँ पर। XIM यहाँ पर हम देखें कि यदि यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है, कम तापमान है, तो यहाँ पर क्या होगा, कम तापमान है तो यहाँ पर XIM का मान हमें कम मिलेगा। तापमान हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर -29 कर दिया है। ठीक है, मतलब बनाने का मीनिंग क्या हुआ, -6 में हम दाब वहाँ पर कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर अब यहाँ पर तापमान कितना है, यहाँ पर -78 है, तो तापमान यहाँ पर जैसे जैसे कम होता जाएगा वहाँ पे XIM का मान बढ़ता जाएगा, साथ ही वहाँ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में लैंगमुयर की एक इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रैंकलिच ने 1909 में इकाई द्रव्यमान वाले ठोस अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं किसी निश्चित ताप पर दाब के मध्य मूल संबंध स्थापित किया। इस संबंध को निम्न समीकरण के द्वारा यहाँ पर समझाया जा सकता है। जो XIM क्या है, अधिशोषण की मात्रा कि कितना अधिशोषण हुआ है, कि यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है, P यहाँ पर दाब है और वहाँ पर क्या बच्चों पर 1 - n इसकी घात हमने यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो दाब की घात है वो कितनी आएगी, 1/n आते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये इक्वेशन कभी कभी पूछी जाती है, जनरली अभी तक तो पूछी नहीं गई है, लेकिन चांसेस बनते हैं कि इस बार पूछने के हो सकते हैं इसके, है ना। तो आगे चलें, नेक्स्ट लैंगमुयर के अनुसार यदि बात करें यहाँ पर अधिशोषण आइसोथर्मल किस प्रकार से होता है, ये भी हमने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट में बात है विलयन प्रावस्था में अधिशोषण फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ठीक है, अब विलयन भी आ सकता है बच्चों, विलयन भी अभी हमने पढ़ा ठोस से सतह पर क्या करेगा, वहाँ पर क्या कर सकता है, अधिशोषण की परिघटना बता सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि विलयन किस प्रकार से यहाँ पर अधिशोषण की परिघटना को शुद्ध करेगा। ठोस विलयन से भी विलय को अधिशोषित कर सकते हैं। जब लिटमस विलयन को चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो विलयन रंगीन हो जाता है। ठीक है, बोला क्या जा रहा है,
कि आपके पास में कोई भी एक ठोस अधिशोषक पदार्थ है, उसमें हमने क्या किया, हमने वहाँ पर विलयन को मिलाया। विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, उस ठोस से अधिशोषित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में लिया कि कोई भी रंगीन लिटमस पेपर लिया हमने, विलयन लिया और चारकोल के साथ उसको हम हिलाते हैं, तो हिलाने पे क्या होगा, विलयन वहाँ पर रंगीन हो जाता है, क्योंकि जो पूरा का पूरा रंग था वो ठोस अवस्था में था, विलेय था, वो अधिशोषित हो चुका है, किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा अधिशोषित हो चुका है। ठीक है, और एग्जाम्पल रखा है यहाँ पर, जब एसिडिक एसिड अम्ल के जलीय विलयन को चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो चारकोल पर एसिडिक अम्ल के अणुओं के अधिशोषण के कारण अम्ल की सांद्रता वहाँ पर घटने लगती है। भाई विलयन है, विलयन में आपने क्या मिला रखा है, एसिडिक अम्ल मिला रखा है, और आपने इस प्रकार के विलयन को चारकोल साथ में हिलाया तो क्या होगा, एसिडिक एसिड के जो अणु हैं वो चारकोल के सरफेस पे चिपक जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा बच्चों, विलयन के अंदर अम्ल की जो सांद्रता है वहाँ पर धीरे धीरे अब कम होने लगती है। ठीक है, विलीन अवस्था से अधिशोषण की स्थिति निम्न प्रेक्षित होते हैं। इसके क्या सिद्ध होता है, देखिए दो चीज़ से हो रही है यहाँ पर, ये ताप में वृद्धि के साथ में अधिशोषण की मात्रा घटती है, हमने पढ़ा इसे, अभी ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य बंध की प्रवृत्ति वहाँ पर कम होने लगेगी, और बंध की प्रवृत्ति कम होती है तो वहाँ पर अधिशोषण की परिघटना कम होगी। अधिशोषण की मात्रा विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करती है, अधिशोषण की मात्रा विलयन में विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। विलेय ज़्यादा होगा तो अधिशोषण भी ज़्यादा होगा, और वहाँ पर विलयन के अंदर विलेय धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आगे चले बच्चों, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ में बढ़ती है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर अधिशोषण होगा, कम एरिया होगा, कम क्षेत्रफल होगा तो वहाँ पर कम अधिशोषण वहाँ पर आपको दिखाई देगा। अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक तथा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है, अभी हमने पढ़ लिया है इसको, है ना। विलयन से अधिशोषण की पूर्ण क्रियाविधि ज्ञात नहीं है। फ्रेंडलिक समीकरण विलयन के से अधिशोषण के व्यवहार को लगभग इस प्रकार से हम यहाँ पर बताते हैं ना। यहाँ पर सी क्या है बच्चों, यहाँ पर इस बार हमने प्रेशर नहीं लिया, इस बार हमने दाब नहीं लिया, सी क्या यहाँ पर सांद्रता, यहाँ पर जो अधिशोष्य है उसकी यहाँ पर मोलरता के बारे में हमने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पी लिख सकते हो या सी लिख सकते हो, दाब और सांद्रता से इसका रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास में अधिशोषण की परिघटना। भाई अधिशोषण के फायदे क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने से बेनिफिट क्या हुआ, आइए देखते हैं। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, है ना। देखिए यहाँ पर निर्वात पंप का उपयोग करने पर भी पात्र में कुछ वायु के अणु रह जाते हैं। इस शेष बची वायु को चारकोल द्वारा अधिशोषित करके पात्र में बहुत उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार प्रश्न आते हैं, हमने एक निर्वात ट्यूब ली, है ना, उसमें हवा पर 1% भी नहीं है, भाई हमने वहाँ पर क्या किया, सकिंग पंप से हवा तो निकाल ली, फिर भी इसमें थोड़ी बहुत हवा बची है उसमें हम चारकोल डाल देंगे। चारकोल क्या करेगा, वो उसमें बची हुई हवा को भी अपने ऊपर अवशोषित कर लेगा, और वहाँ पर उस पंप को, उस नलिका को क्या करेगा, वहाँ पर पूर्ण रूप से वहाँ पर वो निर्वात वहाँ पर सिद्ध कर देगा, है ना। दूसरा क्या है, गैस मास्क में, भाई गैस मास्क क्या होता है, आपने देखा होगा फैक्ट्री वगैरह के अंदर काफ़ी सारे मजदूर अधिक गहराई में पहुँच जाते हैं, है ना। अधिक गहराई में पहुँचेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि अधिक गहराई में पृथ्वी के अंदर वहाँ पर कुछ जहरीली गैसें निकलती हो, तो उनको मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। और आपने देखा होगा जो पेंडेमिक चला था कोविड-19, उसमें भी हम यहाँ पर मास्क का उपयोग करते हैं, है ना। तो भाई जो मास्क करता है, मास्क वहाँ पर अपनी सतह पर छोटे छोटे कणों को, गैस के कणों को चिपका लेता है, वो शरीर के अंदर उसको प्रवेश नहीं करने देता है। तो यहाँ पर गैस मास्क के रूप में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर देखा, आर्द्रता कंट्रोल के अंदर भी सिलिका तथा एल्यूमिनियम जेल का उपयोग सामान्यतः वायु में उपस्थित जल के अणुओं को के लिए अधिशोषण के रूप में किया जाता है। तो जो काफ़ी सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ पर हमें आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को संपन्न होने से पहले उस अभिक्रिया के आसपास हम वहाँ पर सिलिका चारकोल को रख देते हैं, है ना। ताकि क्या होता है बच्चों, वहाँ पर ताकि वो आर्द्रता को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ताकि वो वहाँ पर क्रियाकारक पानी के साथ में क्रिया नहीं कर पाए। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक में क्या बच्चों यहाँ पर कि यदि हम यहाँ पर अमोनिया को बनाते हैं, है ना, काफ़ी सारे यौगिक को बना सकते हैं। तो यदि आपने देखा कि अमोनिया को बनाने के लिए हम यहाँ पर आयरन को उत्प्रेरक रूप में काम लेते हैं, जो आयरन थोड़ा ठोस अवस्था में होता है, और अमोनिया बनाने के लिए हमें चाहिए N2 और H2 चाहिए, दोनों गैसीय प्रावस्था में। तो आपने देखा कि जो गैसीय प्रावस्था में अपने पास क्रियाकारक होते हैं वो आसानी से वहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, सतह पर चिपक जाते हैं, सतह पर क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं और अभिक्रिया करेंगे, पुराने बंध को तोड़ेंगे और नए बंध का वहाँ पर निर्माण करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर हेबर प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, अमोनिया का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो विषमांगी उत्प्रेरक है वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में हम इस प्रकार से काम में ले सकते हैं। आगे चलें तो बच्चों, इसका हमने पार्ट 1 हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया।